सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाजरीन, कोर्ट राउंड अप में आज हम बात करेंगे गुज़श्ता पूरे हफ्ते की अदालती कार्रवाई का, अदालत उज़्मा से अदालत आलिया तक क्या कुछ हुआ। तो चलते हैं सबसे पहले एक रिकैप की तरफ और आपको बताते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते क्या कुछ हुआ। गुड टू सी यू बाज़गश्त कचहरी तक पहुँच गई। इंसाफ के काजियों की दौड़, जानिए कौन आगे कौन पीछे। तो ये तो था छोटा सा रीकैप कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो बड़ी अदालत है उसमें तो छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए छोटी अदालत से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। प्रोग्राम में दो अहम तरीन जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ। तोशा खाना केस में एक बार फिर से तेजी आ गई। नाजरीन, केस एक अदालत से नाकाबिले समात तो दूसरी अदालत से काबिले समात होने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस को नाकाबिले समात करार दिया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस को एक बार फिर से काबिले समात करार दे दिया। तोशा खाना केस की समात के दौरान अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम किधर हैं। 7 माह से जारी मुकदमे में सिर्फ एक बार अदालत पेश हुए। बाद केस अपील तक मुलतवी कर दिया गया। केस की समात अब इस्लामाबाद कचहरी की नई इमारत में 17 जुलाई सुबह 11 बजे होगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस की एक बार फिर काबिले समात करार देने का फैसला इस्लामाबाद में चैलेंज भी कर दिया है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरा 3 रुकनी जो पैनल है वो तो मौजूद है। आज मेरे इस पैनल में इमरान वसीम नहीं है, बल्कि इमरान वसीम की जगह आज हमने एक नए रिपोर्टर जो है उनको रखा है। गो कि हमारा जो बेंच है वो वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जज जो है वो तब्दील हुआ है, जो कि हमारा रिपोर्टर जज है। एहतशाम कियानी, आपको खुशामदीद कहूँगी। एहतशाम कियानी के साथ साथ मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल और तैयब बलोच हमारे जो 3 रुकनी रिपोर्टर बेंच है उसका हिस्सा होंगे। लीगल ओपिनियन के लिए सदर लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब, वेलकम। थैंक यू। ठीक है, अभी चूँकि तोशा खाना से मुतालिक बात हो रही है तो एहतशाम कियानी शुरू दिन से इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। एहतशाम क्या चल रहा है? अभी एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिली हो रही है, एक तरफ इसे काबिले समात, दूसरी तरफ नाकाबिले समात करार देने से मुतालिक बातें हो रही है, तो चल क्या रहा है? देखिए, इस वक्त तो तोशा खाना केस का जो ट्रायल है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। पीर को इसकी आइंदा समात होगी। गुज़िश्ता रोज़ जो समात होनी थी उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ पेश नहीं हो सके, जिस वजह से केस की समात मुलतवी करनी पड़ी। F8 से कचहरी अब G11 मुंतकिल हो रही है और वहीं आइंदा समात होगी। आप जो नाकाबिले समात करार देने की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ एम्बिग्विटी आ गई थी, जिस पर बाद में बात भी हुई, लेकिन वजाहत कर दी गई तहरीरी फैसले में कि वो केस काबिले समात करने का फैसला या काबिले समात है या नहीं वो दोबारा से वही मुतलका ट्रायल कोर्ट के जज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कलअदम करार देकर वो केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया था। फिर ट्रायल कोर्ट को 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के वकला को सुने बगैर, क्योंकि उनके वकला दलाइल नहीं दे रहे थे, तो अदालत ने वो केस 3 से 4 दिन में ही निपटा दिया और काबिले समात वो करार दे दिया एक बार फिर से। उस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, लेकिन वो दरख्वास्त उस पर अभी समात नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर किया। दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन आइंदा रोज़ जिस दिन समात होनी थी चीफ जस्टिस की तबीयत नासाज हुई, वो मौजूद नहीं थे, इसलिए समात नहीं हो सकी। अब ट्रायल जो है वो आगे बढ़ रहा है। ट्रायल अभी उस तरह से उसमें प्रोसीड तो नहीं हो सका, लेकिन ट्रायल चल रहा है। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी इस्तदा है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तब तक इस ट्रायल को रोक दिया जाए। इब्तदाई तौर पर चेयरमैन पीटीआई की 4 दरखास्तें थी, जिनमें से एक को सुना गया और उस पर फैसला करके ट्रायल कोर्ट को दोबारा भेज दिया गया था केस। अब उस फैसले के बाद केस आगे चल रहा है। ठीक हो गया। एहतशाम, आपने तो हमें इसका बैकग्राउंड बता दिया। आप सदर साहब क्या कहेंगे? इश्तियाक अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है बहैसियत वकील, आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? एकदम से जो तेज़ी है वो देखने में नज़र आई है और एक के बाद एक दरख्वास्तें मुख्तलिफ कोर्ट्स में हो रही हैं। देखें, 2 चीज़ें इसमें सबसे पहले आपने देखनी है
कि तोशा खाना केस जो है वो सबमिट किया गया था सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ। अब जब इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया, अब तो इसमें मेरी अकल के मुताबिक तो इसके अंदर एक इस्तगासा होना चाहिए था कि जिसके अंदर तमाम जिन जिन लोगों ने तोशा खाना में से तहाइफ लिए उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दी है या नहीं दी है, रूल्स के मुताबिक क्या वो उसमें से वो गिफ्ट ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, क्या उसकी जो कीमत थी उसका तयन उस वक्त के मुताबिक ठीक किया गया था या नहीं किया गया था। इसमें जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सब को जब जक्स्टा पोजीशन पे रख के कोर्ट देखेगी तो फैसला तो कोर्ट को उस वक्त करना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतनी जल्दी में जो भी फैसला होता है वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुनाफी होता है। जब उनके वकला साहबान ने इन रिटर्न अपनी एडजर्नमेंट दी और कहा कि जी हमें इसमें बहस का मौका कल तक के लिए दे दिया जाए, बिल्कुल, तो इंसाफ के तकाजे यही हैं। और ठीक हो गया। इश्तियाक साहब, आपका ये कहना है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और सबने जिसने इस तोशा खाना से फ़ायदा हासिल किया है सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। जुल्करनैन, आप क्या कहेंगे? इस तमाम तर हेयरिंग के दौरान जो कि आखिरी हुई थी उसमें हमने देखा कि जजेस और जो वकला थे उनके दरमियान कुछ मुकालमा भी हुआ सख्त, और एक मौके पर यह कहा गया था कि गुड टू सी यू का जो मौका है शायद अब नई जो बिल्डिंग है उसमें लिया जाएगा, जो कि गालिबन चेयरमैन PTI के जो वकील हैं गोहर साहब उनकी तरफ से कहा गया। तो किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? देखिए नीलम, मामला ये है कि जिस अंदाज में हाई कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया था और ट्रायल कोर्ट के 15 मीन्स के 12 जुलाई रात 12 बजे तक का टाइम था। 10 जुलाई की डेट मांग रहे थे ख्वाजा हारिस के, वो 10 जुलाई को आते अपने दलाइल वो देना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली मसरूफियात में हैं। उन्होंने बाकायदा वो पहले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्तें दी हुई थी कि मेरे केसेस इन दोनों में ना लग जाएँ। ये रूटीन का प्रोसेस है जो वकील करते हैं और इश्तियाक साहब बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये शॉर्ट सी एक जनरल जजमेंट उन्होंने ली हुई थी। इस दौरान ये केस लगा और वो बार बार दरखास्त दे के यही कहते रहे कि 10 तारीख तक होगी, लेकिन जज साहब अगले दिन मुलतवी कर देते थे। फिर ये हुआ कि जज साहब का जो रवैया था हुमायूं दिलावर साहब का वो अंडर क्वेश्चन आया, खासकर जब वो एग्रेसिव होते थे और आते ही वो पूछ लेते थे कि जनाब मुलजिम कहाँ हैं। तो उससे ये लगता था कि जैसे वो पता नहीं पहले से माइंड बना के आए हुए हैं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 की बात है, ख्वाजा साद रफीक साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे उनके हवाले से केस था, तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनके हवाले से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ख्वाजा साहब कोर्ट में नहीं थे, उन्होंने कहा कि वो किधर है वो चनों वाला, क्योंकि लोहे के चने का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था एक तकरीर में कि हम लोहे के चने हमें अब निगल नहीं सकेंगे। तो उसके ऊपर मुझे बहसीयत जर्नलिस्ट बड़ा ताजुब हुआ कि यार इस तरह का रवैया तो काजी को, जज को नहीं अपनाना चाहिए। फैसला भले कि जज ने अपनी मर्जी से करना है, जो उसके माइंड वाला जो फैक्टर है वो बिल्कुल आया। उसमें फिर हम साकिब निसार साहब से मैं मिला और मैंने उनको बाकायदा ये बात कही। मैंने कहा सर आप जितना भी काम कानून के मुताबिक अगर कर रहे होंगे तासुर ये जाएगा कि इस तरह के अल्फाज से तो वो कोई भी उसको मानेगा नहीं। तो यही बात हुमायूं दिलावर साहब के भी कुछ रवैया ऐसा था उनका, ये जुमले थे। बाकी ये कि जनाब आप लोगों ने बार बार कहते थे जजमेंट लेते हैं, तमाशा लगाते हैं, मैं टाइम नहीं दूंगा। उस पर तल्ख कलामी होगी उनकी शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी, बिल्कुल। जिसके बाद फिर अगले दिन उनको शायद खुद से समझ आ गई कि बतौर जज मेरा कंडक्ट जो है ना उन सबसे बालातर होना चाहिए कि मुझ पर तनकीद क्या हो रही है। फिर उन्होंने उसके बाद ये गुड टू सी यू वाला मामला आया और अब चीजें जरा हैप्पी होने तरीके की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस मामले के बाद, इस एपिसोड के बाद तैयब आपके पास आऊंगी, एक मौके पर जब जज की तरफ से ऐसे रिमार्क्स दिए गए तो वकील की तरफ से भी ये कहा गया कि मुझे भी मालूम है कि आप यहाँ पर किस मकसद के लिए लाए गए हैं। तो बड़े सख्त जो जुमले थे उनका तबादला हुआ। आप किस तरह से देख रहे हैं इनका, जजेस और जो वकला का बिहेवियर है इस तमाम तर मामले में? देखें, बात बहुत सादा है। अगर ये तो हुमायूं दिलावर साहब के पास केस है, लेकिन इससे पहले जब ये केस सेशन जज जफर इकबाल के पास था तो उसका बिहेवियर कैसा था, उसके वकला का बिहेवियर कैसा था, उनका एटीट्यूड कैसा था, ये तो पेश नहीं होते थे। अगर आपको याद हो नीलम कि यहाँ से बाकायदा इस्लामाबाद से पुलिस भेजी गई थी जमान पार्क में कि भाई वो हमें यहाँ पे मतलूब है, उसको यहाँ पे पेश किया जाए। तो वहाँ पे जो पुलिस की टीम गई थी जमान पार्क में, उन पे पेट्रोल बम फेंके गए थे। अगर वो इस अदालतों में सिंपली सरेंडर करते हुए पेश हो जाते हैं तो उनके ऊपर चार्जशीट जो है वो भी लग जाएगी और उसके साथ साथ उनको सजा भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो शट एंड वो जो केस है ओपन केस है। इसी वजह से वकला की जानिब चेयरमैन की जानिब से जो है
वो बार बार इसमें ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे तासुर ये दिया जाए कि ये जो जज अब हुमायूं दिलावर है ये भाई उनके खिलाफ जो है वो मुतासिब है या तसब्बुर रखता है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जैसे जज जो है वो जेब देते हैं, जो उनको गुड टू सी यू के सानिया 9 मई के बाद जब उनको बुलाया जाता है ओपन कोर्ट के अंदर 11 मई को, तो उनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि पूरी कौम हैरान हो जाती है कि भाई ये जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने जो है वो जिनाह हाउस पे हमला किया, उनको ऐसा प्रोटोकॉल, वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वकला जो है वो ये तवक्कुआत कर रहे हैं कि भाई अब जब सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई कर रहा है, लेकिन देखिए तैयब इसमें हमें दोनों तरफ से जो किरदार है, जो बिहेवियर है, उन दोनों को देखना है, खाली एक फरीक की तरफ से तो नहीं देखना। देखिए जज का बिहेवियर जो है वो तो जज ने तो वहाँ पे ये पेश हो जाए, जबकि देखिए जज के पास एक बकायदा एक लठ लगा दी गई है हाई कोर्ट की जानिब से, भाई आपने तो 7 दिन के अंदर फैसला करना है। तो वो ऐसी सूरत हाल में जब वकला कहेंगे जी मेरी फैमिली मसरूफियात है, नहीं हो सकता, मैं फलां नहीं कर सकता, मैं फलां नहीं कर सकता, जज बेचारा क्या करे, उसको आला कोर्ट ने जो है वो बकायदा एक टाइम लाइन दी हुई है कि भाई आपने 7 दिन के अंदर इसका फैसला करना है। तो जज बेचारा तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर सारी मामलात करेगा। इश्तियाक साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल पूछते हैं। इश्तियाक साहब, जो इलेक्शन कमीशन का मेन जजमेंट था तोशा खाना केस में, जिसके नतीजे में ये कंप्लेन फाइल हुई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना हुआ है गालिबन, या फुल कोर्ट बनी हुई है, उसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुंची है सर? उसमें कोई इतला है? वो अपडेट उस हवाले से हम शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, बेसिकली उसके अंदर अभी कोई एज सच जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ था। वो लास्ट टाइम बेंच बना था, फुल बेंच था, वो लार्जर बेंच उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, और तोशा खाने में उसके रिमार्क्स की हद तक तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हैं कि क्या ये केस चल सकता है, क्या ये केस चल के किस किस को ट्रायल किया जा सकता है। उसके अंदर आसम हफीज साहब की जजमेंट भी आई थी, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अंडर क्वेश्चन हैं, और उसी के अंदर कहा गया था कि ये सबके जो हैं वो तोशा खाना के अंदर दिए हुए तहाइफ को पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसी के नतीजे में ये सब चीज़ें आई थी, और मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदालतों में पेश होके वकला की और जजेस की आपस में जो गुफ्तगू होती है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस होती है। जब जजेस अपनी पर्सनल रिमार्क्स देते हैं, जैसे उन्होंने रेफ़र किया अपना उमर अता बंदियाल साहब का कंडक्ट, जैसे उन्होंने सासू माँ के हवाले से गुफ्तगू की, उस पर मैं क्लैरिटी दे दूँ कि हमारा आज भी यही यकीन है कि अदालतें आज़ाद फैसले कर रही हैं और आज़ाद फैसले करने चाहिए। बिल्कुल। अब जब वकला और अदालत के दरमियान पे कोई डायलॉग होता है तो वो उस केस के कंटेक्स्ट में लिया जाना चाहिए, ना कि एज अ होल लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। बंदियाल साहब ने तो बहुत सारे लोगों को अपनी कोर्ट में वेलकम किया, वो एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है और उस अंदाज में ही वो लोगों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच इश्तियाक साहब। अभी हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगली टॉप स्टोरी की तरफ, तो उससे मुतालिक भी आपका जो लीगल ओपिनियन है वो लेते हैं। गो कि जो हमारी दूसरी टॉप स्टोरी है वो है इंसाफ की फराहमी से मुतालिक। इंसाफ की फराहमी तभी मुमकिन होती है जब कानून एक हो, आम और ख़ास मुकदमात को एक ही तरह से देखा जाए। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का डेटा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 10 साल में पहली बार ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता साल इन केसेस की तादाद 52,533 थी, जबकि रवां साल फरवरी में मुलतवी केसेस की तादाद 52,590 थी। रिपोर्ट में हर जज के इनफरादी हैसियत से दिए गए फैसलों का डेटा भी शामिल है, जिसके तहत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक साल में 8,796 मुकदमात के फैसले दिए, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पूरे एक साल में सिर्फ 1,323 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में अब तक 22,843 मुकदमात के फैसले किए गए। एक साल में कुल 253 दिन मुकदमात की समाअत हुई। साल 2013 में मुलतवी केसेस की मजमूई तादाद 20,148 थी, जबकि अब केसेस की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि एक साल में 20,707 नए मुकदमात अदालत में दायर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 243 मरतबा बेंच की सरबराही की,
जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 183 मरतबा बेंच की सरबराही की और 5 मरतबा मुख्तलिफ बेंचेस का हिस्सा भी रहे। गुज़श्ता साल मकबूल बाक़िर ने फरवरी से अप्रैल तक 555 मुकदमात में निपटाए, जबकि जस्टिस सरदार तारिक सूद ने एक साल में 3126 मुकदमात के फैसले दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक साल में 4664 मुकदमात निपटाए, जबकि जस्टिस मजर आलम मियां कैल ने गुज़श्ता साल फरवरी से जुलाई तक 538 मुकदमात निपटाए। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फरवरी से अगस्त तक 1720 मुकदमात निपटाए। इस हवाले से आज के सेगमेंट में तफसील से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के निपटाए गए केसेस की तादाद कम क्यों रही, जब जस्टिस सुमरता बिंदयाल के निपटाए गए केसेस की तादाद 8000 से ज़ायद है। लीगल ओपिनियन के लिए मैं सदर लाहौर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद की तरफ ही जाऊंगी। सर क्या कहेंगे, अभी जो नंबर्स आपके साथ शेयर किए हैं, एक डेटा शेयर किया गया है, इसके मुताबिक कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इंसाफ की फराहमी जो है उसमें तेज़ी आई है गुज़श्ता साल की निस्बत? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करता चला जाऊँ कि हमारे मुल्क में लोगों का परसेप्शन जो है वो अदालतों के हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमें रेटिंग दी जाती है वो भी कुछ इसी तरह से है कि हालात और वाक़यात के मुताबिक एक तरह के मुकदमात जो हैं वो एक वक्त में नहीं लगाए जाते। कुछ अहम मुकदमात के पीछे पड़ के जो जनरल मुकदमात हैं वो पसे पुश डाल दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर हमने जो प्री अरेस्ट बेल फाइल की होती थी वो जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार हो चुके होते हैं और अभी केस नहीं लगता। पोस्ट अरेस्ट बेलों में नीचे से ट्रायल कंप्लीट हो चुका होता है और वो पोस्ट अरेस्ट बेलें नहीं लगती। ये तो एक उसमें डेफिशिएंसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और हमने हमेशा, जब भी हमारी मुलाकात बीइंग बार रिप्रेजेंटेटिव होती है अपने चीफ जस्टिस साहबान से, तो हमने हमेशा उन्हें ये कहा है कि क्यू में लगा के मुकदमात की तफसील के साथ और अर्जेंसी जिसमें रिक्वायर्ड होती है उनको फौरी लगा के आपको मुकदमात निपटाने चाहिए। लेकिन जजेस की तादाद कम होने की वजह से एक इशू ये भी है कि कम मुकदमात लगते हैं और फिर जजेस के अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा चले जाते हैं। ये तो एक अटल हकीकत है। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी टीवी पे बताई हैं, तो उसके मुताबिक बंदयाल साहब ने सबसे ज़्यादा मुकदमात सुने और सबसे ज़्यादा मुकदमात का फ़ैसला किया। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी जब रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए और ये उनके बारे में जितनी गलत परसेप्शन दी जाती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज उन पे मड स्लगिंग करते हैं बिल्कुल एक तासुर दिया जाता है, सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि अगर जज अपनी जजमेंट से बोलता है और अगर आपकी फिगर्स कोई मैं सामने रखूं तो 8000 से ज़्यादा मुकदमात, 9000 के करीब मुकदमात जो हैं वो मुमरता बंदयाल साहब ने निपटाए हैं। अब उसमें अहम नौइयत के मुकदमात भी होंगे, आम नौइयत के मुकदमात भी होंगे, टैक्स मैटर्स भी होंगे, सिविल मुकदमात भी होंगे, हर तरह के मुकदमात आज तक बंदयाल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है और लीगल ओपिनियन के लिए आपसे ही आगाज करूंगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। तो इश्तियाक अहमद साहब आपकी तरफ ही आऊँगे, जहाँ से बात चल रही थी केसेस के हवाले से। आपने बताया कि काजी फाइज ईसा साहब और जो जस्टिस सुमरता बिंदयाल साहब हैं, इनके केसेस का मुआवजा चल रहा था, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली जो मुकदमा जिस जज के पास लगता है वो उसको पाबंद होता है उसका फैसला करने का। बिल्कुल। अब जहाँ तक उमरता बंदयाल साहब की वर्किंग का ताल्लुक है तो वो शुरू से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ एक आस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने मुकदमात के लिए बेंचेस की तश्कील देना होती है तो वो अवेलेबल भी ज़्यादा होते हैं और बाकी जजेस जो हैं वो अवेलेबल कम होते हैं। वो कभी किसी बेंच में चले गए, कभी मुल्क से बाहर चले गए, और काजी साहब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके पास मुकदमात लगे कम हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कुछ कम फैसले कर सकते हैं। एक फैक्टर भी है एग्जीक्यूटिव में, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर जो मैं आपको अर्ज कर दूं कि
मुकदमात का फैसला करना जजेस की जिम्मेदारी है। जब वो ओथ लेते हैं तो उसमें ये कह देना कि जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, किसी और बेंच के सामने लगा दिया जाए या जजेस बेंचेस में से रिक्यूज कर लिया जाता है, ये भी रूटीन एक लंबे अरसे से चल रही है और इसको भी हम ठीक है। इश्तियाक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक सेगमेंट है हमारा सवाल अवाम का, उसमें भी आपसे बातचीत अभी करनी बाकी है। मैं बढ़ूंगी अभी तैयब बलोच की तरफ, क्योंकि तैयब इस सवाल का जवाब देने के लिए बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। तैयब, आपके जो सामने अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है, केसेस की जो तमाम तर देख रहे हैं कि जो बनाए जा रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, जो पेंडेंसी रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? मेरी राय के मुताबिक तो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये डाटा जारी किया गया, ये डाटा ही दरअसल बदनीयती पे मबनी है। जैसा कि आपने पूछा भी सही, इससे ये तासुर मिलता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को फिर से लेट डाउन करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब डाटा जारी कर रहे थे, वो ये क्यों नहीं उन्होंने बताया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को 15 से 16 हफ्ते हो गए, अभी तक इन्होंने कोई बेंच ही नहीं दिया। जब बेंच नहीं दिया तो वो केसेस की कैसे समाअत करेंगे? इसके साथ साथ वो तो इन चैम्बर वर्क के ऊपर है। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताऊं, जब बेंच की तश्कील होती है, जब बेंच में मुकदमात लगते हैं, तो ये तो मुकदमात लगाने का इख्तियार खुद चीफ जस्टिस के पास होता है। और चीफ जस्टिस कैसे मुकदमा लगाते रहे हैं कि ऐसे भी लगाते रहे हैं कि एक मुकदमा जो है उसके साथ 100 मुकदमात जो है वो लिंकअप होते हैं, तो जब ये उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो अच्छा, तो ये बिदर मुझे आपसे इख्तिलाफ है। अभी आप कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को लेट डाउन करने के लिए ये जो लिस्ट जारी की गई, हर साल ये लिस्ट लगती है, हर साल नहीं, हर साल ये लिस्ट जो है वो नहीं लगती। 10 साल का डाटा आपके सामने आज आया है, यानी कि 2-4 दिन पहले आया। अगर हर साल होता तो 10 साल का डाटा ना होता, ये साल का होता, 2 साल का होता, 3 साल का होता, ये 10 साल बाद। अच्छा इश्तियाक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस तमाम तर पॉइंट पे, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? जी, मैं ना असल में तैयब भाई थोड़ा सा महसूस करते हैं कि शायद कुछ पार्शियलिटी के साथ चीज़ें होती हैं। ये बात जो है अभी टीवी के ऊपर जिस तरह से नशर की गई है, इससे जजेस के अपने कंडक्ट और अपने काम पे असर होता है। और जब जज लग जाता है तो वो किसी भी चीज़ से रिफ्यूज़ नहीं करता। अभी जो इन्होंने कहा कि 15 हफ्तों से या 10 हफ्तों से या 5 हफ्तों से कितने से काजी साहब नहीं काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से काजी साहब को भी ये सोचना चाहिए था बिल्कुल कि ये नुकसान किसका हो रहा है। ये नुकसान हो रहा है लिटिगेंट्स का, जिनके लिए ये सारे जजेस बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये सारे वकला आते हैं, जिनके लिए ये पूरा निज़ाम बनाया गया है। ठीक है सर, इसी पॉइंट को लेके चलूंगी मैं जुल्करनैन की तरफ। जुल्करनैन, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि शायद किसी एक जज को लेट डाउन करने के लिए एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, क्योंकि तमाम जो जजेस हैं उनकी एक कारकर्दगी रिपोर्ट है, तो किसी एक जज को टारगेट करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। इसमें चीज़ ये है कि तैयब बलोच साहब ने लगता है रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट है 1 फरवरी 2022 से लेके 1 फरवरी 2023 तक। बिल्कुल काजी साहब, हाँ, 1 साल की रिपोर्ट है, फरवरी तक की है ये। काजी साहब जो बेंच से अलहदा हुए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस प्रोसीजर का बहाना कर लें या चीफ जस्टिस के अंडर काम नहीं करना पसंद ना पसंद का बहाना कर लें, वो मई के बाद हुए हैं। तो ये जो 15 हफ्ते से, जो 4 हफ्ते से वो नहीं है, 20 हफ्ते से नहीं है, ये उससे बहुत पहले का डाटा है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसमें अटेंडेंस चेक करें तो 253 वर्किंग डेज बनते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां निकाल के। उनमें से काजी साहब ने 2 महीने से ज्यादा छुट्टी की है, 65 दिन वो आई नहीं सिरे से। और एवरेज उनका आप अगर बेंच चेक करें, जो लास्ट वीक कॉज लिस्ट उनकी निकाल के देख लें, 15 से 16 केस उनके पास लगते थे। अगर उस हिसाब से भी अब जमा तफरीक करें ना, तो ये केसेस की तादाद बहुत कम है। रोजाना के मामले पर अगर देखा जाए, अगर 2 महीने से ज्यादा काजी साहब ने छुट्टी की है, तो इसका जिम्मेदार चीफ जस्टिस कैसे हो गया? बात सुन लें, तो ये सुन लें बात पहले। दूसरी बात ये कि 1 साल की ये जो रिपोर्ट इसमें जारी हुई है, अब ये आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8796 मुकदमात निपटाए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के 4000 से ऊपर हैं। जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, उनका डिस्पोजल रेट बहुत हाई है, उन्होंने 3000 से ज्यादा मुकदमा निपटाए हैं बड़े कम दिनों में। और जस्टिस एजाजुल एहसन की अगर बात करें, उनकी हाजिरी जो बतौर अदालत में बतौर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा है। बिल्कुल, वो बैठे हैं 248 दिन, चीफ जस्टिस बैठे हैं 246 दिन। चीफ जस्टिस की तकरीबन 8 या 9 छुट्टियां बनती हैं पूरे साल में, जस्टिस एजाजुल एहसन की उससे भी कम है।
सरदार तारिक साहब इस अरसे में क्योंकि बीमार रहे हैं, उनका हेपेटाइटिस का इशू था, इसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा डिस्पोजल पॉइंट रेज किया आपने। देखिए 65 दिन ये कहना है कि काजी साहब बेंच में नहीं थे, तो बेंच में अपनी मर्जी से वो नहीं थे, 2 महीने छुट्टी उन्होंने की है। एहतशाम कियानी की तरफ बढ़ूंगी, आप क्या कहेंगे? साइलिन रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी जो सुनवाई है वो बड़ी तेज़ी से हुई है। जो बाकी मामूल के मुताबिक केसेस हैं वो थोड़ा हमें खटाई में पड़ते हुए नजर आए, उनकी उस तरह से समाअत भी नहीं हुई। साइलिन गो के रोजाना की बुनियाद पर आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नीलम, पहले मैं इस सारे मामले पे थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं कि जो बात जुल्करनैन भाई कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा ये फैक्टर भी है कि इससे पहले जो तमाम तर बेंचेस बनते रहे हैं उनमें काजी फायज ईसा साहब मौजूद नहीं होते थे, तो वो थोड़ा बहुत ये फैक्टर जो होता है वो केसेस के स्पेशल बेंचेस, वो स्पेशल बेंचेस जो मखसूस केसेस थे उनमें काजी फायज ईसा को शायद हिस्सा नहीं बनाया जाता था, जो भी रीज़न होती थी। 10-15 तो उसके बाद ये एक सूरत हाल डेवलप होती गई। काजी फायज ईसा का जो मिलिट्री कोर्ट्स के बेंच में बैठे हुए उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया था वो भी बड़ा पर्टिनेंट है कि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दी है, तो उस अमेंडमेंट के बाद 3 जो सीनियर जजेस हैं चीफ जस्टिस समेत, उन्होंने फैसला करना है कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन बैठेगा। आखिरी तो छोटी तस्वीर कर दूं, जो लॉ एनफोर्स होता है ना उसके ऊपर अमल दरामद कराना होता है, जो सस्पेंडेड है सही है गलत उसका फैसला बाद में अदालत करेगी। एक चीज अच्छी है कि ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक काफी जो केसेस की बड़ी तादाद है वो निपटाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले साल इससे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी सेगमेंट से मिलता जुलता एक और सेगमेंट है हमारा सवाल अवाम का, और उसमें अवाम जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही है कि इंसाफ की फरहमी में आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो जाती है। सवाल अवाम का मैं आपके सामने रखती हूँ, अपने पैनलिस्ट के सामने। सवाल ये है जनाब कि 2013 में जनरल इलेक्शंस जब होते हैं तो साबिक सदर मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। मुस्तरद होने के बाद इसको पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज कर दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट फैसला बरकरार रखता है। इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर आया जाता है 2016 में। 2016 में जो ये चैलेंज किया जाता है तो उसके बाद इसकी जो आखिरी समाअत है अगर उसकी बात की तो जाए तो वो 2018 में हुई, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में थी, तकरीबन 5 साल पहले। और अब दोबारा एक तरह से ये पिंडोरा बॉक्स खुला है, और अब इस तरह से आप तनाजुर में देखें तो 5 साल के बाद एक जो केस है, एक जो साइल है जो कि आम साइल नहीं है, साबिक सदर हैं, तो उनकी एक जो दरख्वास्त है उसको अगर 5 साल बाद देखा जा रहा है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो किस सुस्त रवि से या तेज़ रवि से काम कर रहा है। जुल्करनैन आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप इस तमाम तर मामले को शुरू दिन से देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर आपने अदालत तक जितनी इसकी हेयरिंग है वो सब अटेंड की है। क्या हुआ आखिरी समाअत में और क्यों इतनी देर होगी, क्यों इतनी ताख़ीर होगी? नीलम, आखिरी जो समाअत हुई थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस इजाजुल हसन उस बेंच का हिस्सा थे, उसमें ये कहा गया था जो कमर अफजल वकील हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के, मरहूम सदर के, उनको ये कहा गया था कि जी चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हुए हैं एक केस में, तो लेट हिम कम बैक, उनको पाकिस्तान बुलाएं, वो पाकिस्तान आएंगे तो हम उनकी अपील सुन के डिसाइड कर देंगे, अगर वो नहीं, जब तक वो नहीं आते हम इसको पेंडिंग रखेंगे। मशरूत कर दिया गया था, हालांकि इस केस का उससे ताल्लुक नहीं था। ओवरऑल वैसे उनको वापस ज़रूर आना चाहिए था, वो नहीं आया। बहरहाल वो इसका जवाब अब खुद दे सकते थे, अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जो बात हो रही है ना, अब देखें 2013 में केस ये स्टार्ट हुआ, 16 में सुप्रीम कोर्ट आया, और अब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको ऑलमोस्ट कह लें 8 साल हो गए हैं। 18 में समाअत हुई, 5 साल से केस लगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम इन्हीं साहब की बात करें, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की, जो अब अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, उनको सजाए मौत हुई खुसूसी अदालत से, उसका फैसला उन्होंने चैलेंज किया, वहाँ अपील पे इतराज़ लगा, इतराज़ात समेत अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की इन चैम्बर हिदायत की गई, आज तक वो अपील भी फिक्स नहीं हो सकी। तो ये एक इशू ज़रूर है। बाज़ केसेस ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे, जिनको जेलों में कैंसर हुआ है और सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट है कि हमारे पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है, कोई बड़ा आदमी होता तो यकीनन उसकी सदा मुअत्तल करके लंदन जाने दे दिया होता, लेकिन वो बेचारे सड़ के मर रहे हैं। इश्तियाक साहब बेहतर जानते हैं, एक अवामी तहरीक के जो तारुल कादरी साहब की जमात के एक कारकुन थे, उनका भी इसी तरीके से जेल में इंतकाल हो गया था, उनको भी बेल नहीं मिली थी, सजा सस्पेंशन नहीं हुई थी, और वो उनकी इनफैक्ट सजा उनकी इंतकाल के भी 2 महीने के बाद, इनफैक्ट इंतकाल के 2 साल के बाद उनकी फिक्स हो रही थी एप्लीकेशन कि मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दी जाए। तो पब्लिक के साथ इस किस्म के इश्यूज हैं। इश्तियाक साहब बतौर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, आप साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं,
तो आप लोग इसमें बार काउंसिल क्या किरदार अदा करती है? आप तो पाकिस्तान बार में भी आपकी नुमाइंदगी मौजूद है, इस इशू को बार क्यों नहीं हाईलाइट करती, बजाय बार इसी चीज़ के ऊपर शोर डालती रहती है कि जी हमारा जज लगा दें, तो हमारा जज ना लगाएं, बिल्कुल यहाँ पर भी सियासत हो रही है। हाँ जी, मैं अर्ज कर देता हूँ जी इस पे जुल्करनैन, मुझे दूसरी टर्म है बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, और इससे पहले सदर लाहौर बार भी रहा, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हूँ। मैंने आज तक किसी भी चीफ से इस बात की ना डिमांड की है कि ये हमारा जज लगा दिया जाए, ये निकाल दिया जाए। हमने हमेशा ये बात की है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, ये बड़ा वाज़ेह है। और जब तक आप केसेस जल्दी फिक्स नहीं करते, आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी 3 लेटर्स लिखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और मेरे भी इस वक्त जो एक ही इशू यहाँ पे चलता है लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी अपने चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ एक ही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कि हमारी अपीलें जो थी, वो उम्र कैद वाली अपीलें जो थी वो नहीं लग रही थी। उन्होंने मेरे इस तहर्रुक के ऊपर वो तमाम अपीलें जो हैं वो लगाई, और अब उनके फैसले हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो मेरे इल्म में हैं, कि जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी थी लेकिन उनकी अपील फिक्स नहीं हो रही थी। अब उन्होंने वो उम्र कैद की अपीलें भी लगानी शुरू कर दी हैं। मर्डर रेफरेंस जो हैं वो 20-21 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी इस दौर के अंदर कुछ हमने एक ही रिक्वेस्ट करके काम किया था, वो ये था कि जजेस के पास केसेस ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की तादाद पूरी करें, और जजेस जो हैं वो बर वक्त फैसले करें। ये जहाँ तक परवेज़ मुशर्रफ वाले केस की बात है, तो उसमें भी नो डाउट इन इट कि वो एक डिग्निटी थी, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम, ये ओपनिंग मेरा सेंटेंस ही यही था कि कोई स्पेशल नहीं है अदालतों के सामने, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अबव द लॉ है। तमाम केसेस को उनकी प्रायोरिटी के लिहाज से तय करके फिल फौर लगाना चाहिए और उनके फैसले होने चाहिए, क्योंकि जिनके लिए ये निज़ाम बनाया गया है, हम तो अपनी अय्याशियों पे लगे हुए हैं, हम तो अपनी तनख्वाह भी ले लेते हैं, हम तो अपनी छुट्टियां भी कर लेते हैं, हम अपनी फीसें ले लेते हैं, हम अपने केसेस में पेश होते हैं, नहीं होते हैं। असल जो बिसात बिछी हुई है वो तो इस लिटिगेंट के लिए है, लेकिन हमारी अदालतों में वो पैरिटी अभी तक मौजूद है, और ये ख़त्म होगी तो अवाम का ये सवाल जो तिश्ना रह जाता है कि ये तमाम केसेस लग के फैसला हों, तो वो फैसला जब तक नहीं होंगे तो अवाम हक बजानब है इस जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद साहब आपके वक्त का, और उम्मीद है कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार्स जो हैं वो, तो ऐसे दीगर जो बार्स हैं वो भी इंसाफ की फरहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। लीगल ओपिनियन तो ले लिया हमने, अब अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछेंगे कि अपकमिंग वीक में आखिर क्या होने वाला है। अपकमिंग वीक में एक तो खबर हम दे चुके हैं ऑलरेडी कि तोशा खाना से मुतल्लिक पीर को समात होने जा रही है, अहम केस होगा, अहम समात जो है वो मुतवक्के है। इस पर क्या हो सकता है? एहतिशाम क्यानी, क्या नज़र आ रहा है आपको? आइंदा हफ्ते पीर के रोज़ नई बिल्डिंग में नई समात तरह से होगी, और गुट्टू CU वाला फैक्टर होता हुआ नज़र आ रहा है? बस नीलम, ये नई बिल्डिंग की हद तक ही है कि वहाँ आएंगे तो गुट्टू CU, उसके बाद गुट्टू CU ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो बात की गई कि तैयब बलोच साहब भाई हमारे थोड़े जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा कि वो ये फैक्टर्स हैं, लेकिन जज साहब को अगर आप कहते हैं कि 7 दिन का वक्त दिया गया था, तो वो 7 दिन भी अगर वो दे देते केस को, और दूसरे फरीक के दलाइल जो हैं जो वो गोश गुजार कर रहा था, अगर उसको सुन लेते तो उसके बाद उनको मज़ीद आसानी हो जाती उनके लिए फ़ैसला करने में। और जो आप कह रहे हैं कि उनको बाउंड कर दिया गया था 7 दिन के लिए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक और दरख्वास्त भी दी गई थी कि नीचे जो जज साहब ये केस सुन रहे हैं उन पर हमारा एतराज़ ये है कि वो प्रेजुडिस्ड हैं, तो वो ये केस ना सुने, आप ये केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। उसकी वजूहात ये हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जब 9 मई को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पुलिस लाइन्स में रखा गया, तो वहीं अगले दिन समात हुई और जज साहब ने उनके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, उनको मुस्तरद यकसर मुस्तरद करते हुए उन्होंने फर्जी। ठीक है एहतिशाम, आगे बढ़ेंगे जुल्करनैन की तरफ। जुल्करनैन, अपकमिंग वीक क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वैसे तो तातीलात चल रही हैं, लेकिन कुछ बड़े अहम केसेस हैं। जी बिल्कुल नीलम, 3 अहम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते में होनी है। सबसे पहले तो ये कि 18 जुलाई से
6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत शुरू कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो दरखास्तें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ उनकी, उसके बाद 21 तारीख को ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच है वो हियरिंग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, जिस पर गवर्नमेंट ने टाइम मांगा था कि हम इसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। अभी तक अमेंडमेंट वाली साइड पे कुछ होता नजर नहीं है। बजट के बाद कहा गया था हम करेंगे, लेकिन अब वो केस सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फाइसा साहब का भी एतराज़ था कि जी पहले उसका फैसला कर दें। ये 2 केसेज होंगे। तीसरी एक जजमेंट है जिसका अगले चंद दिनों में आने का इम्कान है और कभी इम्कान है कि अगले हफ्ते के अंदर ही वो आ जाएगी। वो है क्यूरेटिव रिव्यू की, जो जस्टिस फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था गवर्नमेंट की जानिब से, उसको विड्रॉ कर रही थी गवर्नमेंट, वो फैसला रिजर्व किया हुआ था चीफ जस्टिस ने इन चैम्बर क्यूरेटिव रिव्यू का। तो ये क्विकली मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपके मुताबिक क्या खबरें हैं? आप कमिंग वीक में इन 3 अहम चीज़ों के अलावा, इन 3 अहम डेवलपमेंट्स के अलावा क्या होने वाला है? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो तो होगा यही मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, और मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में मुझे नज़र आ रहा है कि ये बैल मुंडे नहीं चढ़ेगी। हो सकता है कि बेंच या तो टूटे या फिर किसी और सिमत ये मामला निकल जाए, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी इंतहाई अहम है, लेकिन इस पर भी जो है वो हंगामा खेजी के मुझे खदशात मौजूद हैं। लेकिन जैसे जुल्करनैन ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है अब अपने आखिरी उसमें हैं, तो इन्होंने बहुत सारे फैसले महफूज किए हैं कि तो हमें ये तवक्को है कि वो जो फैसले महफूज हैं या उनकी डिटेल रीजन आनी है तो वो फैसले किसी टाइम भी जो है वो सुनाए जा सकते हैं। तो ये अहम चीज़ें हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, जुल्करनैन इकबाल और एहतशाम कियानी, अपनी रिपोर्टर बेंच का, और लीगल ओपिनियन के लिए हमारे साथ इश्ताक अहमद साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका भी। अगले हफ्ते आपके साथ फिर कोर्ट राउंड अप की नई एपिसोड के साथ मिलेंगे, और आइंदा हफ्ते यकीनी तौर पर मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक अहम डेवलपमेंट से वो सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्के हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।